फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तो कल रात आप सबने देखा था कि किस तरीके से लाला जी अनीता जी की फैमिली ने आके बसंती की झूठी एफआईआर के बारे में एक्सपोज किया था अपने वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो लेट नाइट आई थी, बहुत ज़्यादा लेट नाइट भी नहीं, 8 साढ़े 8 बजे के करीबन उन्होंने वीडियो डाली थी और उस वीडियो में हमें एफआईआर की कॉपी देखने को मिली थी। उन्होंने एफआईआर नंबर दिया था, थाना क्षेत्र वगैरह की डिटेल्स दी थी, जिससे सभी लोगों ने गूगल से वो डिटेल्स निकाल ली। और जब सबने एफआईआर पढ़ी तो डेफिनेटली उस एफआईआर से सभी लोग रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हर एक व्लॉगर अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहता है। तो ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं सच और झूठ का पता होता है। बाकी यस, सच और झूठ का फैसला करने वाले हम और आप यहाँ से कुछ भी नहीं होते हैं, उसका फैसला वहीं किया जाएगा जहाँ पे ये शिकायत दर्ज है। लेकिन कल की डेट तक सिर्फ बसंती ने जो एफआईआर कराई है उसका कॉपी हमारे सामने आया। लेकिन बसंती के एफआईआर से पहले अनीता जी के परिवार ने भी एफआईआर कराया था, जिसकी कॉपी इतने दिनों से हमारे सामने नहीं आई थी। बसंती के एफआईआर की कॉपी दी गई क्योंकि उसके ऊपर कुछ फेक एलिगेशंस थे, जिसके बारे में अनीता जी का परिवार चाहता था कि ऑडियंस को पता चले, दुनिया को पता चले, लोगों को पता चले कि इस औरत ने किस किस तरीके के गंदे गंदे एलिगेशंस उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे लगाए हुए हैं। लेकिन अब आज मेरे कमेंट सेक्शन में उनका भी एफआईआर नंबर कोई दे के गया और मैंने जब वो एफआईआर चेक करा तो उस एफआईआर के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगेन झूठ हैं। तो मैं पहले आप लोगों के सामने पूरी एफआईआर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जब हमने एक की पढ़ी है तो देखिए दूसरे की भी पढ़नी बनती है। अब पहले तो इन लोगों को ये खुद ही शेयर करना था, जिस तरीके से बसंती का इन्होंने खुद से शेयर कर दिया। इस तरीके से किसी और के माध्यम से मिलने से अच्छा होता है कि इंसान खुद ही अपनी चीज़ें शेयर कर दे, क्योंकि इनकी एफआईआर तो काफ़ी दिन पहले की लिखी हुई है। तो इनको ये पहले दिखाना चाहिए था, पहले बता देना चाहिए था, ताकि बाद में जब ये चीज़ें सामने आए तो ये चीज़ें अटपटी ना लगें। तो इनकी एफआईआर के अंदर सबसे पहले 16 तारीख का इंसिडेंट इन्होंने बताया है कि 16 तारीख को समय 1 बजे दिन में मैं अपने द्वार पर उसी समय पे बैठी थी, अपने द्वार पर थी। और ये सारी घटना जो हुई है ये आई थिंक नीचे वाले फ्लोर पे हुई है। और अनीता जी ने यहाँ पे बोला है कि अपने द्वार पे बैठे थे, यानी कि अपने घर पे बैठे थे। उसके बाद गोलू प्रसाद, गोलू बसंती दोनों, अच्छा एक ही थाना इनका पड़ता है, गोलू बसंती, संतोष प्रसाद, व्यास प्रसाद, जग बहादुर प्रसाद, तीनों के पिता के नाम इन्हें नहीं मालूम। उसके बाद अच्छे लाल प्रसाद, पिता का नाम इनका भी नहीं मालूम। विवेक प्रसाद, पिता अच्छे लाल प्रसाद, मतलब जो अच्छे लाल हैं उनके बेटे विवेक प्रसाद। अच्छे लाल की पत्नी जिनका नाम नहीं मालूम, उनकी पत्नी मुझे गाली गलोच करते हुए पेट में मुक्का, लात, घूंसे से मारने लगे। मारपीट के दौरान मेरी पत्नी अनीता देवी बचाने के लिए आई तो उपरोक्त लोग पेट में मुक्के से लात, घूंसा, बाल पकड़कर मारपीट करने लगे तथा मेरी पत्नी का कपड़ा फाड़ दिया। हल्ला करने पर अगल बगल के लोग आए बीच बचाव में, तो सभी लोग हमें दोनों को जान से मारने की कोशिश भी किए, कुएं के पास धक्का देने के लिए लगे। तो इन्होंने भी इस तरीके के बयानबाजी वहाँ पे दी है। सबसे पहली बात कि बयान इन्होंने जो एफआईआर के अंदर जो नाम लिखे हैं, चलिए बाकी भाइयों के नाम का तो समझ में आता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक लेडीज़ का भी नाम लिखा है। मुझे नहीं पता कि ये लेडीज़ इनकी रिश्ते में कौन लगती है। अभी मैं नाम बताती हूँ लेडी का, क्या नाम है इनका, अच्छे लाल, हाँ अच्छे लाल जी की बीवी हैं शायद, वो अच्छे लाल की बीवी और अच्छे लाल के बेटे। अब ये इनके रिश्ते में कौन लगते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में बताना। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में तो फीमेल्स का, लेडीज़ का कहीं पे नाम ही नहीं था। लेकिन इन्होंने जो एफआईआर लिखवाई है उसमें इन्होंने उस लेडीज़ का नाम लिखा है कि वो गाली गलौज करते हुए आ रही थी। तो लेडीज़ तो वहाँ पर थी ही नहीं। हर बार हम इतने दिन से बस ये सुन रहे हैं 5 भाई, पाँचों भाई, पाँचों भाई, आप भी और हम भी। तो ये लेडी का नाम एफआईआर के अंदर कैसे आया, लेडी ने कैसे गालियां दे दी, ये विवेक प्रसाद कौन है, जब वहाँ पे इतने दिन से हम भाइयों का नाम सुने। तो यहाँ पे भी देखिए एफआईआर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ऑडियंस ने नहीं देखी, जैसे कि किसी लेडी का नाम अभी तक नहीं देखा, लेकिन एफआईआर में लेडी का भी नाम है कि गाली गलौज करते हुए इनके द्वार पर आए।
उसके बाद मार पिटाई हुई। चलो ये सब चीज़ें तो सुनी है हमने इतने दिन से कि मार पिटाई हुई, कुएं की तरफ धकेला गया, जिस पे बसंती के भाई ने भी बोला था मैं तो मजाक में कर रहा था। हालांकि ऐसा कोई मजाक नहीं होता कि आप मजाक में, छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि कुएं की तरफ धकेल दोगे और डरा दोगे। उसके अलावा यहाँ पे भी अनीता जी ने अपने कपड़े फाड़ने की बात करी है कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, जबकि कपड़े फाड़ने का जिक्र इतने दिन से इन्होंने भी नहीं किया था। इन्होंने किया था कि मैं अपने पति को बचाने के लिए जा रही थी, धक्का मुक्की करी, हमें भी कुएं की तरफ धकेल रहे थे, लेकिन कपड़े फाड़ने का जिक्र कि मेरे कपड़े ही फाड़ दिए। आप समझ रहे हो कि ये स्टेटमेंट कितना ज़्यादा कैसा स्टेटमेंट होता है। तो कपड़े फाड़ने का स्टेटमेंट की शुरुआत यहाँ से हुई और उसके काउंटर में या उसके डिफेंस में उसने बसंती ने तो फिर पूरे ही अच्छे से ही कपड़े फाड़ दिए। यहाँ पे सिर्फ कपड़े ही फटे, वहाँ पे तो फिर उन्होंने बाकी सबको भी ले लिया, क्योंकि इस केस में भी 2-3 लोगों का नाम ऐसा है जो उस वक्त मौकाए वारदात में मौजूद ही नहीं थे, जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे। और बसंती ने जो किया है वो तो आप सबको पता ही है कि वो कितना सच है कितना झूठ है। तो इस वक्त अनीता जी की भी एफआईआर की कॉपी आई है जो कहीं कहीं जस्टिफाई है और कहीं कहीं उसमें भी घोटाला नज़र आ रहा है। अब बाकी ये पुलिस का काम है कि वो तफ्तीश करेगी, तो पुलिस को पता चल जाएगा कि उस समय मौकाए वारदात पे कितने लोग मौजूद थे, कितने लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि आस पड़ोस का कोई भी इंसान नहीं आ रहा है बयान देने के लिए, सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। कोई भी आके ये नहीं बोल रहा है कि उस वक्त पे ये इंसिडेंट हुआ था। अगर अनीता जी के कपड़े फाड़ दिए गए थे इनके बयान के हिसाब से कि उनके भी कपड़े फाड़ दिए गए थे, तो भी मोहल्ले पड़ोसी सब लोग आए होंगे, तो फिर वो मोहल्ले पड़ोसी कोई भी एज अ विटनेस के तौर पर सामने क्यों नहीं आ रहा है। बसंती के साथ जो हुआ, बसंती के हिसाब से तो वो अंदर हुआ है ना, और बसंती ढिंडोरा नहीं पीटना चाहती थी, इस चीज़ का अंदर ही अंदर रखना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी इज्जत का डर लग रहा था, जबकि इज्जत के नाम पे कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी वो ढिंडोरा नहीं पीटना चाहती थी और अपने चोट वो दिखाएगी नहीं। लेकिन मेडिकल, बसंती का बोलना ये है कि हमारा मेडिकल हो चुका है, हमने मेडिकल करा लिया है और हम यहाँ पे खोल के अपने शरीर के वो घाव चोटें जो हैं वो नहीं दिखाएंगे। और क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था, गोलू गोल्डी ने ही मुझे बचाया, तो जब मैंने अपने भाइयों को ये बात बताई तो भाइयों ने बोला कि इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटना, इस बात के लिए हम सीधा कानून की मदद लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे और वहाँ पे ये शिकायत करेंगे। तो दोनों ने ही एक तरीके से देखा जाए ना तो कोई कसर नहीं छोड़ी है एक दूसरे पे आरोप लगाने की। कुछ आरोप सही हैं और कुछ आरोप ऐसे हैं कि जो इतने गंदे वाहियात लग रहे हैं। मतलब क्या मतलब है कपड़े फाड़ दिए? औरत की इज्जत की कुछ आप लोगों को फिक्र है या नहीं है? आप समझते हैं कि कपड़े फाड़ने का क्या मतलब होता है? क्या होता है? कपड़ा औरत का तन ढकने के लिए बनाया जाता है, उसकी इज्जत आबरू बचाने के लिए बनाया जाता है। रोज़ देश में किसी ना किसी लड़की, किसी ना किसी औरत के साथ ये चीज़ें, घिनौनी चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा भी डर, थोड़ी सी भी शर्म इस चीज़ को लेके किसी के भी दिल में नहीं है कि आप लोग अपने जो पुलिस कानून व्यवस्था बनी है लेडीज़ की, औरतों की प्रोटेक्शन के लिए, उसका इस तरीके से अपने निजी मैटर में, अपने पर्सनल मुद्दों में, अपने लड़ाई झगड़ों में इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब शर्म तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, लड़ाई झगड़े का मैटर था, लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, एक दूसरे पे अपनी अपनी इज्जत उछालने के आरोप लगा के बैठे, अपने ही घर वालों पे, दिन दहाड़े अपने ही घर वालों पे आरोप लगाने के लिए बैठे। एक कहता है एक ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, दूसरा कहता दूसरे ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, बिना ये सोचे हुए कि औरत के कपड़े, उसकी इज्जत होती है। और आप अपने कपड़े अपने मुंह से फटवा रहे हो। इंसानों ने तो फाड़े नहीं फाड़े, लेकिन आप लोग अपने मुंह से और अपने हाथ से लिख लिख के अपने कपड़े ज़रूर फटवा रहे हो, जिनकी आपको अभी अहमियत समझ में नहीं आ रही कि आपकी इज्जत और आबरू की अहमियत क्या होती है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ दोनों के ही एफआईआर की रिपोर्ट देख के कि दोनों ने ही क्या क्या करा हुआ है। मतलब कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बोलते हैं एक शेर और दूसरा तो सवा शेर, ये हाल हो रखी है यहाँ पे कि एक तो एक, दूसरा उससे भी डबल, कि अच्छा तूने मेरे को एक बोला तो मैं तुझे बदले में 4 बोलूँगा। और ये मैटर फिर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। फिर तो गंवाओ अपनी इज्जतें, बढ़ाओ व्यूज़ और डालते रहो वीडियोस। एक पे दोषारोपण करो, दूसरा दूसरे पे करो। आज एक बोले कि मेरे कपड़े फाड़ दिए, कल दूसरा बोलना इसके भी फाड़ दिए थे, उसके भी फाड़ दिए थे, सबके फाड़ दिए थे। बस कपड़े फटवाते रहो। कपड़े फाड़ना, जिनके साथ ये चीज़ें वाकई में घटना घटती है ना, एक बार उन लोगों के घर के लोगों के बारे में सोचना।
उन औरतों के बारे में, उन लड़कियों के बारे में जिनके साथ वाकई में ये घटना घटती है। एक औरत के तन से अगर उसकी चुन्नी भी खींच लेना तो वो औरत पता नहीं कितने समय तक सदमे में बैठी रहती है, ऐसी एंजाइटी, ऐसे डिप्रेशन से बाहर नहीं आती है जिनके साथ ये इंसिडेंट होते हैं। भगवान ना करे कभी किसी के भी साथ ऐसा इंसिडेंट हो, लेकिन अगर कभी रास्ते में कोई चुन्नी भी खींच लेता है ना तो वो औरत दहशत में आ जाती है अगले पता नहीं कितने सालों तक। और यहाँ पे इतनी आसानी से कपड़े फाड़ने के आरोप एक दूसरे के ऊपर जो लग रहे हैं, इनके लिए और इनकी बुद्धि के लिए और इनकी क्षमता के लिए तो मैं हैट्स ऑफ करूँगी, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान तो ये नहीं कर सकता। कोई भी नॉर्मल परिवार का इंसान ऐसे ना तो आरोप लगाने की हिम्मत कर सकता है, ना ही ऐसे बातें लिखने की और बोलने की हिम्मत कर सकता है। तो कल जो भी इनका रिएक्शन था, मैं उस रिएक्शन से बिल्कुल जस्टिफाई कर रही थी कि बिल्कुल ठीक बोला। जब कोई भी बच्चे अपने बारे में ये सुनेंगे, आप घर वाले अपने बारे में ये सुनेंगे कि इतने बड़े एलिगेशन लगा दिए, तो उनका गुस्सा होना जायज़ है। क्योंकि तब तक मैंने सिर्फ बसंती की एफआईआर देखी थी और बिल्कुल जायज़ था, मैंने बिल्कुल फुल सपोर्ट किया। लेकिन जब वही स्टेटमेंट, उसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट मैंने इनकी एफआईआर में पढ़ा कि इन्होंने एफआईआर में उन लोगों के नाम भी दिए हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, जो इतने दिनों की वीडियोज़ में एक बार भी किसी औरत का नाम नहीं आया, एक बार भी ऐसे लोगों का नाम नहीं आया, सिर्फ भाइयों का आ रहा है। अब अचानक से एक औरत का नाम, मतलब सामने कुछ और पीछे से कुछ और ही हो गया है। कपड़े फाड़ने का इल्ज़ाम, जो कपड़े फाड़ने की अभी तक बात नहीं हुई थी किसी भी वीडियो में कि कपड़े भी फाड़े गए हैं, अब एक नई चीज़ पता चली कि कपड़े भी फाड़े गए थे। सो धन्य हो आप लोगों की ये कंट्रोवर्सी और धन्य हो आप लोगों की लड़ाई। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता ये लड़ाई और कितनी आगे तक जाने वाली है, या आप लोग क्या समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हो, क्या इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो दुनिया को कि क्या करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए, झूठ मूठ कुछ भी कर देना चाहिए, फिर तो कानून को भी लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा। कानून के पास 50 काम है, 50 काम जहाँ पे सच में उनकी ज़रूरत है, जहाँ पे सच में औरतों की इज्जत आबरूओं पे हमला होता है, सच में जहाँ पे ज़रूरत है। और अगर इस तरीके की रिपोर्ट्स दर्ज कराओगे तो आप कानून को भी भ्रमित कर रहे हो। कानून इस चीज़ की डेफिनेटली तफ्तीश करेगा और उसके बाद सच हम सबके सामने आ ही जाएगा। किसी की क्या मुँह ज़ुबानी कहानी में विश्वास करें, अब तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी कहानी को विश्वास बोले और किसकी कहानी को झूठ बोले। बाकी देखते हैं कानून इस पे जब करेगा अपना कार्रवाई शुरू, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है तो अब कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, तब पता चल जाएगा किसने कितना सच बोला है, कौन कितना पानी में है और कौन कितना पानी से ऊपर है, पानी के अंदर है। ये तो भगवान ही जाने और यही लोग जाने। सो अभी जस्ट मेरे आगे भी एफआईआर आई तो मुझे भी 2-3 स्टेटमेंट अच्छे नहीं लगे और मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके इस मैटर को समेट लो। ज़्यादा रायता इतना भी मत बिखेरना कि बाद में रायता समेटते समेटते परेशान हो जाओ सबके सब। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।